बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा जो मौजू है उसका उन्वान है एरिथमिया। एरिथमिया मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी मैंने ये लेक्चर इसलिए चूज़ किया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने होल्टर मॉनिटर के बारे में आपको बताया था कि होल्टर मॉनिटर किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर होल्टर मॉनिटर जो है वो एरिथमिया में ही इस्तेमाल होता है। इंसान की दिल की जो धड़कन होती है वो 60 से लेके नॉर्मली जो होती है वो 60 से लेके 100 तक होती है। और अगर 60 से कम हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं और 100 से ज़्यादा हो तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। अब इससे पहले मैं आपको होल्टर मॉनिटर के बारे में बता चुका हूँ कि वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब ये एरिथमिया जो होता है ये एक आम ईसीजी में ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, क्योंकि उसकी वजह ये कि ईसीजी आपको 24 घंटे में पता नहीं चलता कि किस वक्त एरिथमिया होगा। तो इसीलिए जो है ना ये फिर होल्टर मॉनिटर यूज़ किया जाता है। होल्टर मॉनिटर जो है वो 24 घंटे के अंदर भी यूज़ होता है, 48 घंटे भी होता है और 3 दिन तक भी 72 आवर्स में भी लगा के देखते रहते हैं। तो यूजुअली जो है वो 24 घंटे या 48 घंटे में होल्टर मॉनिटर लगा के फिर वो देख लेते हैं कि खुदा न खास्ता आपको इस दौरान जो है कब एरिथमिया हुआ। एरिथमिया है क्या? एरिथमिया जो है ये जो दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मली जो होती है अगर उसमें तसलसल ना हो, अगर वो इरेगुलर हो जाए यानी उसमें तसलसल ना हो तो उसको हम एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया को चेक करने के लिए ईसीजी में ज़रूरी नहीं है कि वो एरिथमिया आ जाए, इसीलिए फिर ये होल्टर मॉनिटर यूज़ किया जाता है ताकि पता चल जाए कि कब एरिथमिया हुआ है। कोई एरिथमिया जो है ये मैं और आपको बता दूं कि ये मत समझें कि खुदा ना खाते ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। एरिथमिया कुछ ऐसी बीमारी भी है, इसमें कुछ बीमारियां उसके भी कई तरह की एरिथमिया होते हैं। उसमें कुछ एरिथमिया ऐसे होते हैं जिसमें फ़ौरन ही जो है वो डेथ भी हो सकती है। और कुछ एरिथमिया ऐसे होते हैं कि जो बिनाइन भी होते हैं, यानी मतलब ये कि उसमें कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ एरिथमिया ऐसे होते हैं जिसमें आदमी की फ़ौरन ही मिनट्स में ही जो है वो सेकंडों में ही जो है ना ख़तरा शुरू हो जाता है और मिनटों में ही जो है ना वो डेथ हो सकती है। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिल के बारे में बता दूं कि दिल जो होता है वो हमारा जिस्म के अंदर एक पंपिंग मशीन की तरह आएगा जो खून को सप्लाई करता है पूरे जिस्म में। अब क्या होता है कि इसकी चार यानी आप ये कह लें खाने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। 2 ऊपर की तरफ होते हैं, एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, और इसी तरह के 2 नीचे की तरफ जो राइट वेंट्रिकल होता है और राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब क्या होता है कि इधर ही जो है वो ऐसे नोड होता है जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ये समझ लें कि ऐसे नोड जो है वो उसका फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक तरह का स्टेबलाइज़र हो। जैसे हम अपने फ्रिज में या टीवी वगैरह में लगा देते हैं स्टेबलाइज़र को कि वो करंट को जो है वो एक अपने उसको फिक्स कर देते हैं और क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही जो है वो करंट फ्लो होता है। इसीलिए ये आलम यानी परवरदिगार ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि ये जो ऐसे नोड है ये दिल की धड़कन को जो है वो कंट्रोल करता है। अब इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि ये कभी कभी जो दिल की खुद की अपनी जो बीमारियां होती हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है अब जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी में भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर में भी हो सकती है, हाइपरथायराइड में भी हो सकती है, जो थायराइड की जो बीमारियां हैं हाइपरथायराइड में भी हो सकती है, डायबिटिक में भी हो सकती है। फिर देखा गया है कि और जो मुशाहिदा किया गया ये कोविड-19 में भी जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा ये कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्कों में तो इतना नहीं है, लेकिन जो पीते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो कॉफ़ी पीते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि दिल की धड़कन बढ़ जाए और उसमें
ना रहे, या ये कि दिल की धड़कन 100 से ऊपर चली जाए, तो उसको ही मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। और कुछ नशेआवर दवाइयाँ जो है वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि टैकीकार्डिया हो जाए। फिर स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा ये कि स्ट्रेस और एंजाइटी अगर किसी को, तो उसमें भी ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कंजाइटल हार्ट डिजीज़ है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दिल के अंदर जो वॉल्व होते हैं, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज जिसे हम कह लें, उसमें अगर कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है ये। अब एरिथमिया जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर, और एक को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर। सुप्रावेंट्रिकुलर में भी कई टाइप्स हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यही होता है कि कभी कभी पैरोक्सिस्मल होता है जो वक्ती तौर पे होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुसलसल चलते रहता है। जाहिर है कि ये भी एक तरह की इमरजेंसी है। और इसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन एकदम बहुत तेज़ बढ़ जाती है। और जाहिर है कि ये घर पे तो उसका इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए फ़ौरन ही इमरजेंसी में कॉल की जाती है। कॉल करके फिर जो है इसका ट्रीटमेंट के लिए जो है ER में जाना पड़ता है। तो क्योंकि उसकी वजह ये कि खुदा न खास्ता अगर आप इसमें डिले हो जाए, तो कभी कभी एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से कोई क्लॉट बन सकता है। और जो वो क्लॉट जो है वो दिल से निकल के कहीं दिमाग में अगर फंस जाए, तो ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता फिर स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा ये कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा फिर दूसरा होता है एट्रियल फ्लटर। ये भी एक एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह की टाइप, लेकिन इसमें दिल की धड़कन ऑर्गेनाइज होती है। और इसमें जो एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह है उसके मुकाबले में ये इतना ख़तरनाक नहीं है। इसके अलावा भी और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे APCs आ गई हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं एट्रियल प्रीमेचुरल कंट्रैक्शन। तो जाहिर है कि ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो जिनका ताल्लुक मेडिकल से है। फिर जो खतरनाक जो एरिथमियास होते हैं उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, जिसमें दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। अगर फ़ौरन इलाज ना किया जाए तो कुछ मिनट में बल्कि सेकंडों में भी खुदा न खास्ते प्रॉब्लम हो सकती है और डेथ हो सकती है। इसके लिए ज़्यादातर इसकी जो वजह होती है वो दिल की अपनी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ये कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, इसमें भी दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ जाती है। ये भी ख़तरनाक एरिथमिया है जो बाद में कन्वर्ट हो सकता है VF से यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से VF में यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक है। और इसमें अगर खुदा न खास्ता फ़ौरन इलाज न की जाए तो इसमें फ़ौरन यानी मौत भी वाक़ा हो सकती है। इसके अलावा ये तो मैंने वो बता दिया आपको जो इम्पॉर्टेंट टाइप के एरिथमिया थे और जो दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होने की वजह से होते हैं। अब कुछ एरिथमिया ऐसे होते हैं जो दिल की धड़कन कम होने की वजह से होते हैं, जैसे जिसको हम स्लो हार्ट बीट कहते हैं। इसमें यानी जब 60 से कम दिल की धड़कन कम हो जाए तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। उसमें जो है वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, सिक साइडेड सिंड्रोम है। उसके अलावा ये कि और दूसरे एरिथमियास होते हैं, जैसे जो वेंट्रिकुलर एरिथमियास होते हैं उसमें PVCs होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये क्या होता है कि इसमें नॉर्मल बीट आ रही होती है, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल हो जाए। तो इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें बाईजेमिनी भी कहलाता है और ट्राइजेमिनी भी कहलाता है। तो ये भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बिनाइन भी होते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं। जाहिर है कि इसको तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये बिनाइन है या ख़तरनाक है। तो इसके लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही पता चलता है। अब इसकी क्या अलामत है? अलामत में ये कि एक तो चाहे कोई भी एरिथमिया हो उसमें पेशेंट ये बोलेगा कि जैसे उसको घबराहट सी महसूस हो रही है। यानी उसको अगर बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ रही है तो वो कहेगा कि जैसे कोई रेसिंग हार्ट बीट हो रही है, यानी दिल की धड़कन का एकदम बढ़ जाना, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है, या उसकी जो इस तरीके से आवाज़ है उस तरीके की आवाज़ आएगी आपके
کہ محسوس کرے گا وہ. پھر یہ کہ چیسٹ میں ڈسکمفرٹ بھی ہو سکتی ہے گی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ سانس میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے گی. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو دل کی طرف اگر خدا نہ خاصا کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, چاہے ایون کہ ہلکا سا درد ہو, وہ دل کا بھی نہیں ہو, تو آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے, تو اس کو اینزائٹی ہو سکتی ہے گی. پھر یہ کہ وہ بالکل ایسا فٹیک ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا, اس کو ڈیزینس بھی ہو سکتی ہے گی, لائٹ ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے گا, پھر سویٹنگ ہو سکتی ہے, پھر فینٹنگ ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ ارتمیات ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی بےہوش بھی ہو جاتا ہے گا, جس کو ہم فینٹنگ یا سنکوپل اٹیک بھی جسے کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کب جو اس کو ڈاکٹر کو دکھانے دیتے ہیں, ظاہر ہے کوئی بھی ارتمیا جو ہے وہ اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بنائن ہے گا, تو اس کو آپ ایک ایمرجنسی سمجھ کے ہی جو ہے فوراً ہی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, یا فوراً ہی عیادت جانا چاہیے, تاکہ خدا نہ خاصے کہیے نا کہ وہ خطرناک اور کہیں آدمی کولیپس ہو جائے. اب اس میں کیا علاج ہے گا؟ اس کا علاج یہی ہے گا کہ وینٹریکولر فبریلیشن یا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ہو تو ظاہر ہے کہ فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے, اور فوراً ایمرجنسی ٹیم کو بھی کال کر لینا چاہیے. اگر تھوڑا بہت جو جس کو میڈیکل کے بارے میں جانتا ہو, اگر اس کو وہ ہیلتھ کیئر سے اس کا تعلق ہو, تو اس کو فوراً ہی جو ہے نا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے. اور کیونکہ اس میں کوئی تھوڑی بھی تاخیر جو ہے, کچھ منٹ کی بھی تاخیر جو ہے وہ پیشنٹ کی ڈیتھ کر سکتا ہے گا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر وینٹریکولر فبریلیشن ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جو ہے نا بی پی کم ہو جاتا ہے گا, اس کے ساتھ ہی اس کو بریدنگ کی پرابلم ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ پلس بھی رک جاتی ہے گی, پلس بھی نہیں پتہ چلتی, پیشنٹ جو ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے گا. ظاہر ہے ان تمام چیزوں کی جب یہ پرابلم ہو تو فوراً ہی کوئی اگر ہیلتھ کیئر ورکر ہو یا کوئی تھوڑا بہت وہ جانتا ہے, تو اس کو فوراً ہی جو ہے سی پی آر کرنا شروع کر دینا چاہیے, کارڈیو پلمنری, جس سے سی پی آر کا مطلب ہے کارڈیو پلمنری ریسیسیٹیشن. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ تھوڑی تاخیر بھی جو ہے نا وہ ڈیتھ کر سکتا ہے گا, یعنی آدمی کی جو ہے زندگی جا سکتی ہے گی. اس میں کیا کرتے ہیں, سی پی آر میں یہ کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے نا چیسٹ کو کمپریشن کرتے ہیں گے, 100 کمپریشن جو ہے پر منٹ کرتے ہیں, ساتھ میں 2 مرتبہ بیچ میں آکسیجن بھی دیتے رہتے ہیں منہ کے ذریعے. تو یہ اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ آپ کی ایمرجنسی کی ٹیم نہ آ جائے, یا اے ای ڈی نہ آ جائے, یعنی جسے ڈیفیبریلیٹر کہتے ہیں, آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر کہتے ہیں, جب تک کہ وہ گھر میں نہ پہنچ جائے. کیونکہ جب یہ وینٹریکولر فبریلیشن یا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے, تو یہ کارڈیک مساج یعنی کارڈیک ریسیسیٹیشن سے اگر نہ جائے تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, اس کو جب تک آپ اس کو کرنٹ نہ دیں گے, جب تک ڈیفیبریلیٹر سے اس کو کرنٹ نہ دیں گے, شاک نہ دیں گے, یا ریزم جو ہے نا یہ چینج ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح کی ایمرجنسی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھوڑی بھی تاخیر ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کی ڈیتھ بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو علاج ہوتے ہیں کہ ایریتمیا کے, اس میں ایریتمک ڈرگ ہوتی ہیں گی, اس کے علاوہ یہ کہ بیٹا بلاکر ہوتے ہیں گے, اس کے علاوہ کیلشیم چینل بلاکر ہوتے ہیں گے, اور یہ اس کے علاوہ یہ کہ جس کو ایٹریل فبریلیشن ہو تو اس کے لیے پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اینٹی کوگولینٹ بھی دیتے ہیں, کیونکہ چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کلاٹ بن کے دماغ میں لاڈج نہ کر جائے. تو لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ایریتمیا, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون تھا ایریتمیا اور کس وقت کون سی دوائی دی جائے گی. کچھ ایریتمیا میں یہ دوائی دی جاتی ہے, کچھ میں دوسری دوائی دی جاتی ہے, کچھ میں جیسے وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا یا وینٹریکولر فبریلیشن ہے, اس میں تو کارڈک مساج اور اس میں ڈیفیبریلیٹر کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے, یعنی شاک کا جو ہے سب سے زیادہ رول ہوتا ہے. پھر بعد میں وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی دوائیاں دی جائیں, کون سی دی جائے, لیکن سب سے پہلے تو یہ. اس کے علاوہ بھی یہ کہ جیسے سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا آئے گا, ظاہر ہے ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا کہ سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا کیا آئے گا, تو یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے گا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ کیا کس طریقے سے اس میں ویگل مینوول کرتے ہیں گے سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا میں. پھر آئس واٹر جو ہوتا ہے گا اس میں اپنا چہرہ آپ ڈالیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ رک سکتا ہے گا. پھر یہ کہ اس کے علاوہ کہیں جہاں بہت زیادہ دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہوتی ہو, جس کو میں بریڈی کارڈیا جیسے کہتے ہیں, اس میں کمپلیٹ ہارٹ بلاک وغیرہ ہو, تو اس میں پھر ضرورت کبھی کبھی
پیس میکر کی بھی پڑتی ہے گی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی دل کی وجہ سے جو بیماری ہو رہی ہے تو جس میں اگر انجائنا کی وجہ سے یا خدا نہ خواستہ کورونری آرٹری انسفیشینٹ کی وجہ سے جو اگر آرٹریز میں اگر بلاک ہو تو اس میں کبھی کبھار اگر دو تین آرٹری میں بلاک ہو یا کچھ زیادہ ہو تو یہ ڈاکٹر ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کہیں کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیبیج کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کو ہم کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ کہتے ہیں گے. پھر اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ احتیاط یہی ہے کہ ایک تو ہیلدی لائف آپ گزاریں اور اسموکنگ وغیرہ بند کر دیں اور کیا کہتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کریں. بی پی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ کہ کولیسٹرول اگر خدا نہ خواستہ تو وہ آپ اپنے کنٹرول کریں. کوئی دوائی وغیرہ لے رہے ہیں تو وہ وقت پہ لیں. پھر یہ گا کہ اپنی جو بیماری ہے اس کا فالو اپ کراتے رہیں مانیٹر کرتے رہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ تو خدا کی دی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں گی اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت کس کو کیا ہو جائے. تو یہ تو اللہ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے گا. باقی یہ کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں گی. تو یہ ایرتھمیا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کوئی بھی تاخیر نہیں کی جاتی. فوراً ہی جو ہے نا اس کا علاج یا تو ایمرجنسی کے طور پہ کیا جاتا ہے گا یا فوراً ہی جو ہے وہ کارڈیولوجسٹ کو دکھا کے اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ کس ٹائپ کا ایرتھمیا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ ایرتھمیا کون سا ہے کیا نہیں ہے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا خیال کریں, اپنے دوستوں کا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.